बच्चों, तो स्वागत है आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल एग्जाम गार्डियन में। तो जैसा कि बच्चा सब आप सब देख सकते हैं, आपके अपने स्क्रीन पर है इंटरमीडिएट क्लास 12th का वार्षिक जो परीक्षा है मॉडल सेट, वो भी फिजिक्स का। ठीक है, आपने केमिस्ट्री का देख लिया होगा, अब बायोलॉजी का आपको ऐसे आज मिल चुका है। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि फिजिक्स को अभी डील करेंगे। ठीक है, फिजिक्स को डील करेंगे। ये जो वीडियो होने वाली है 2 भागों में होगी, 2 पार्ट इस वीडियो का आएगा। ठीक है, एक अभी आ रहा है, हो सकता है शाम तक आ जाए, तो उसके लिए आप लोग इसे कमेंट कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ऐसे समझाना पड़ता है, बहुत के आंसर बताने पड़ते हैं, जिसके कारण से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो बच्चे लोग देख भी नहीं पा रहे हैं। एक हिंदी का जो वीडियो प्रिपेयर हुआ है, वो ऑलमोस्ट 2 घंटे का जा चुका है। ठीक है, जिसमें ये तो है कि वो वीडियो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया गया है, लेकिन आप लोग देखोगे तब तो। अभी हम लोग फिजिक्स के पूरा का पूरा जो आपका 2021 का जो मॉडल सेट है उसको हम लोग देख लेंगे, अच्छे से देख लेंगे। पहले देख लीजिए कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस प्रकार के। तो देखिए, 1 नंबर वाले 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आंसर देने होंगे आपको 35 के। फिर 2 नंबर वाले 20 है, 2 नंबर वाले 20 क्वेश्चन है, जिससे आंसर देने होंगे आप लोग को कितने के, तो 10 के। ठीक है, और 6 नंबर वाले जो 5 नंबर वाले वो 6 क्वेश्चन, उसके आंसर देने होंगे 3 के। तो 5 × 3 हम लोग के हो जाएंगे 15 मार्क्स, और ये हो जाएंगे 35 मार्क्स, और ये हो जाएंगे मेरे 20 मार्क्स। 20 और 15 हो गए मेरे 35 और 35, 70 मार्क्स हम लोग के आ गए। तो इस साल का ये है पैटर्न। पिछले बार क्या था, 42 ऑब्जेक्टिव्स होते थे और उसमें से 35 के बनाने होते थे। इस बार उसका डबल ऑब्जेक्टिव है और आप लोग को ऐसे बनाने हैं। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे 40 से 45 वीडियो खत्म कर दिया जाए। तो आप लोग जितना हो सके पहले तो एकदम ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप कहीं भी नहीं करना है, वीडियो को जितना होगा ध्यान से देखना ताकि याद कर लो। इसलिए बोलता हूँ कि 20 से 25% क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इस मॉडल सेट से, जो दिया जाता है 2-4 मॉडल सेट आएगा, इससे 20 से 25% डायरेक्ट आ जाता है। तो इसे ध्यान से देख लेना ताकि याद हो जाए। ठीक है, और तबीयत भी खराब है, ठीक नहीं हुआ, इसी कारण से ये सब आपको नॉइज मिल जाता है बीच बीच में। तो आप लोग वीडियो को एकदम ध्यान से देखना, कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा एकदम देखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर पसंद आए तो एक लाइक कर देना, जो ये इतना मेहनत करने का नतीजा है। उसके बाद लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और बाकी की आपकी बात सभी कुछ वीडियो में ऐसे समझ में आ जाएगी, कैसे क्या क्वेश्चन है, और फिर ये पार्ट 2 का क्या मतलब है वो भी आपको वीडियो के अंत तक समझ में आ जाएगा कि पार्ट 2 क्या कहने का मतलब है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ऐसे आप लोग देखिए, आराम से वीडियो को एंजॉय कीजिए। आगे हमारे एक साथी मिलेंगे वीडियो को आप लोग को समझाने के लिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। आप लोग ऐसे वीडियो को ऐसे देखिए ध्यान से, कहीं भी जाइएगा नहीं। लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। फर्स्ट आता है, आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र होता है, यानी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज प्लेन कंडक्टर। तो यहाँ पे जब आवेशित है, सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे कोई कंडक्टर क्या है, यहाँ पे आवेशित है, ये चार्ज है, तो इसके नजदीक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब चार्ज कंडक्टर के अंदर चार्ज रहता है, क्या होता है उसका, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो हमारा हो जाता है E बराबर हमारा क्या हो जाता है, तो हो जाता है 2 एप्सिलॉन, यहाँ पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। क्या होता है, E बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, जो कि ऑप्शन बी में है। तो फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और बात है कि यहाँ पे क्या है, सिग्मा। तो सिग्मा बराबर क्या होता है हमारा, क्यू। सिग्मा बराबर हमारा क्या हो जाता है, तो हमारा हो जाता है यहाँ पे Q इनसाइड बाय यहाँ पे A, यानी क्या है कि जो टोटल चार्ज है O और उसका एरिया क्या है, O हो जाता है। तो फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या दिया है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच कौन सा संबंध सही है। अब देखिए यहाँ पे पूछा है विद्युत क्षेत्र और विद्युत यहाँ पे विभव है। तो यानी विद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है यहाँ पे, तो उसके पोटेंशियल पे यहाँ पे डिपेंड करता है। वो क्या हो गया हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर -dV/dr हो गया। क्या हो गया हमारा, तो -dV/dr हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है हमारा कि 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता होगी। अब यहाँ से आ गया कैपेसिटेंस का क्वेश्चन कि यहाँ पे क्या है हमारा, 9 किलोमीटर की एक त्रिज्या है और यहाँ पे क्या है, उसकी धारिता बतानी है कि आपको क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, गोलीय चालक है। तो गोलीय चालक के कंडीशन में उसकी धारिता क्या होती है, तो वो होती है यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, जहाँ पर आर क्या है हमारा, रेडियस हो गया। तो रेडियस यहाँ पे क्या है, 9 किलोमीटर है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको किस तरह से फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमारा क्या हो, तो वो आपको आना चाहिए
तो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, 1/, यहाँ पे 9 गुने 10⁻, यहाँ पे 9 होता है। ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। अब उसके बाद हमारा क्या रखना है, रेडियस का रखना है, यानी त्रिज्या का। तो त्रिज्या को तो सबसे पहले हम मीटर में बदलेंगे, और उसके बाद मीटर में बदलने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो फेराड में आ रहा है या माइक्रो फेराड में आ रहा है। तो 9 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9000 मीटर हो जाएगा। और इसको अगर माइक्रो में बदलेंगे, माइक्रो फेराड में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10⁻, यहाँ पे +6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो गया माइक्रो फेराड हो गया। तो अब देखिए, और डिवाइडेड में क्या था हमारा, 9 गुने यहाँ पे 10⁻6 था। तो यहाँ से ये 6 से यहाँ पे ये 9 हो जाएगा 10⁻9। तो ये क्या हो जाएगा 6 और ये 3, तो 9 हो गया। तो ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 9 से 9, तो बचा क्या हमारा 1 बचा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 माइक्रोफेराड, जो कि क्या है ऑप्शन ए में बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है, समांतर पट्टी का संधारित्र का धारिता होता है, यानी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट इज। तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे पैरेलल प्लेट है। पीछे हम क्वेश्चन क्या देखे, वहां पे स्फेरिकल था यानी गोलीय था, अभी है यहाँ पे क्या, तो पैरेलल है। तो जब पैरेलल रहता है ना, तो उस कंडीशन में वहां पे सी यानी कैपेसिटेंस बराबर क्या हो जाता है हमारा, तो हो जाता है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, डी होता है। और यहाँ पे देखिए इस तरह का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए से हो जाएगा ई आर। अब बोलिएगा कि यहाँ पे ई आर क्या है, तो ये क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है, यानी को जो उसमें मेटल डाला है, जो पदार्थ उसमें डाला है, उसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगा। तो 4 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसी कंडीशन में आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे सकता है कि आप बताइए, जैसे कि यहाँ पे क्या समांतर पट्टिका है, 2 यहाँ पे पट्टिका रहेंगे, और बोल देगा कि इस दोनों के बीच हमें एक यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डाल दिए। क्या डाल दिए हम यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डाल दिए। तो उस कंडीशन में बताइए कि अब उसकी क्या धारिता होगी। तो देखिए, जब उसमें हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालेंगे ना, तब उस कंडीशन हमारे सी यानी सी बताओ क्या, कैपेसिटेंस बराबर क्या हो जाएगा हमारा, के एप्सिलॉन नॉट ए बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। कब उसमें हम एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालेंगे तब, और जब नहीं डालेंगे तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई एप्सिलॉन नॉट ई आर बट्टे ई आर इंटू ए बट्टे ए डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध यहाँ पे क्या है, वी है। तो बोला है कौन सा संबंध सही है। तो अब देखिए यहाँ पे बोला है भी, यानी क्या कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध ज्यादा होता है, या यहाँ पे वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज्यादा होता है, या दोनों का प्रतिरोध बराबर होता है, या धारा पर निर्भर करता है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, सबसे पहले अगर यहाँ पे आपको 2 ही दे दिया, जब आपको 3 भी दे दे, तो उस कंडीशन में भी आपको इसको किस तरह से सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए हम तीनों के लिए बता देते हैं। सबसे ज्यादा जो यहाँ पे रेसिस्टेंस होता है वो वोल्टमीटर का, उसके बाद जो होता है वहाँ पे गैल्वेनोमीटर का, और उसके बाद क्या होता है हमारा आमीटर का होता है। यानी इस तरह का हमारा तो सबसे ज्यादा हो गया वोल्टमीटर, उसके बाद गैल्वेनोमीटर, उसके बाद यहाँ पे आमीटर का हो गया। तो अब इसमें क्या दिया है, तो केवल 2 दिया है, गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर। तो देखिए भी ग्रेटर देन जी, यानी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों को अभी तक ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया है, तो क्या कीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो वो एजुकेशन बाबा ऐप पर जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या देखते हैं, 6 नंबर। तो 6 में व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, उसके बाद जानना होगा कि उसका व्यवहारिक ढांचा क्या होता है। तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज एक युक्ति होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्रतिरोध को यहाँ पे मापते हैं। अब प्रतिरोध किस तरह से मापते हैं, तो देखिए इस तरह का यहाँ पे इसमें 4 रेसिस्टेंस लगा रहता है, इसमें 4 रेसिस्टेंस, यहाँ पे आ गया 4 रेसिस्टेंस। अब देखिए अब इसको R1 मान लीजिए, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये हो गया R3 हमारा, और ये R4 हो गया। तो अब इसमें कंडीशन है एक कि यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर लगाए, जी लगा दिए यहाँ से।
तो जब गैल्वेनोमीटर से यदि धारा शून्य प्रवाहित हो, यानी गैल्वेनोमीटर की जो सुई विक्षेपित नहीं होती हो, तब उस कंडीशन में हमारा यहाँ पे क्या होता है, R1 बट्टे यहाँ पे R2 बराबर हमारा क्या होता है, यहाँ पे ये बराबर होता है हमारा R3 बट्टे R4 के। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो अब बोला है कि सेम इसी ढांचे पे बताइए कौन सा यहाँ पे युक्ति काम करता है, विभव मापी, वोल्टमीटर, मीटर ब्रिज या गैल्वेनोमीटर। तो देखिए मीटर ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा कौन है, तो यहाँ पे मीटर ब्रिज हो जाएगा। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, से का 6, यानी से का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मीटर ब्रिज। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। अब देखिए एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, तो अब यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वैसे अगर आपको यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ऑल ऑफ दिस देता तो यहाँ पे सभी हो जाता, लंबाई पे भी वो निर्भर करता, अनुप्रस्थ काट के व्यास पर भी, लेकिन सबसे ज्यादा जो निर्भर करता हो किस पे, तो पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8 नंबर, कॉर्कहॉफ के बिंदु नियम में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है। अब देखिए यहाँ पे कॉर्कहॉफ लिखा है, कोई किरचॉफ्स लॉ, कोई किरचॉफ लॉ, इसी तरह से इसको पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे किरचॉफ्स जो लॉ है, यहाँ पे कौन सा लॉ है, बिंदु नियम। बिंदु नियम मतलब क्या कि किरचॉफ्स का फर्स्ट नियम, फर्स्ट नियम क्या करता है, वो आवेश के संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है। तो फर्स्ट का यहाँ पे राइट आंसर यानी 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आवेश। यानी क्या कि किरचॉफ्स का जो फर्स्ट नियम है वो किस पे काम करता है, तो आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। और ये लॉ होता क्या है, तो ये नियम कहता है कि यहाँ पे टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। यानी मान लीजिए कि यहाँ पे ये सतह इस तरह का है, यहाँ पे 2 धारा आ रही है और ये एक धारा इधर से जा रही है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे पॉइंट, यानी ये इसको हम कहते हैं बिंदु कहते हैं। तो मान लीजिए इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, इधर से 3 एम्पियर आ रहा है। तो अब बोलिए कि इस धारा से, यानी ये जो वायर है, इससे कितना एम्पियर का पास होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टोटल 5 एम्पियर का पास हो जाएगा। तो अब देखिए यानी क्या कि इनकमिंग करंट को हम यहाँ पे पॉजिटिव में लिखते हैं, आउटगोइंग को नेगेटिव। तो ये जा रहा है तो इसको हम नेगेटिव में, और इसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव में। तो ये हो जाएगा प्लस यहाँ पे 5 एम्पियर, ये माइनस 5 एम्पियर, बराबर हमारा क्या हो गया, 0। यानी इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, तो हमारा यानी टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट होता है। तो ये क्या कहता है, हमारा किरचॉफ्स का फर्स्ट नियम कहता है। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन बी सही हो गया। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है कि अब किरचॉफ्स का द्वितीय नियम किस पे आधारित है, तो वो किस पे आधारित है, तो ऊर्जा के संरक्षण नियम पे आधारित है। ये भी आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 9 नंबर, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। अब देखिए मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर। तो यहाँ पे 9 का जो राइट आंसर है वो आप क्या कीजिए, हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। यानी क्या कि शक्ति बराबर क्या होती है, कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है तो वहाँ पे उसकी शक्ति क्या हो जाएगी। तो अब देखिए शक्ति को हम यहाँ पे P से डिनोट करते हैं, और P बराबर हमारे क्या होता है, VI होता है। क्या होता है, VI, यानी क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस गुने जो धारा प्रवाहित हो रही है वो। तो देखिए VI इस चारों ऑप्शन में से कहीं नहीं है। अब दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है V²/R होता है। तो V²/R किसी ऑप्शन में है, तो हाँ वो ऑप्शन सी में है। तो देखिए 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा, V²R। तो यहाँ पे अभी क्या देखिए, 2 फॉर्मूला देखिए, ओके होगा V हो, एक VI हो गया, दूसरा हो गया V²R, और एक तीसरा फॉर्मूला भी होता है पावर, यानी क्या शक्ति का, वो क्या होता है हमारा I² होता है। तो अगर आपको इस तीनों में से कोई भी ऑप्शन में दे दे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा तीनों सही, यानी तीनों क्या हो गया, शक्ति का ही यहाँ पे क्या है, इस शक्ति निकालने की फॉर्मूला है। तो यहाँ पे 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 11 नंबर है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। अब बोला है यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र है, तो अब बताइए उसमें जो उसका जो फोर्स होगा, बल, वो वहाँ पे क्या होगा, किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र में जो बल होता है वो क्या होता है हमारा, Q × V×B होता है। क्या होता है हमारा, F वेक्टर Q × V×B होता है। या तो फिर इसको हम किस तरह से लिखते हैं, F बराबर हम लिखते हैं QVB sin थीटा लिखते हैं।
क्रॉस में क्या लिखते हैं साइन थीटा, यानी क्यू भी साइन थीटा, या इसमें इसको किस तरह से लिखते हैं एफ वेक्टर इजकल टू यहाँ पे क्यू इंटू बी क्रॉस वी लिखते हैं। ये क्या हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र की यहाँ पे बल हो गई, क्या हो गए चुंबकीय क्षेत्र की बल हो गए। अब हमारा 12 नंबर क्वेश्चन आता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है हमारा वेबर होता है। अब देखिए यहाँ पे वेबर बराबर क्या होता है, तो हमारा वोल्ट अपन यहाँ पे क्या होता है एस होता है, यानी सेकेंड होता है। अब फ्लक्स का मतलब क्या हो गया कि कोई क्रॉस सेक्शन एरिया से टोटल यहाँ पे कितना यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है वो क्रॉस हो रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अब ये जो यहाँ पे वेबर है, ये वेबर जो है सो एक महान साइंटिस्ट थे, वो उनका नाम क्या था विलियम एडवर्ड वेबर, उन्हीं के नाम पर ये क्या पड़ा यहाँ पे वेबर पड़ा है। अब देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक क्या होगा। यानी मान लीजिए एक परिपथ है उसमें क्या है यहाँ पे केवल यानी प्रतिरोध है, तो उसका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा। तो उसका जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है हमारा आर अपन यहाँ पे क्या होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये यहाँ पे डब्ल्यू स्क्वायर नहीं है, ये क्या है इसको हम ओमेगा पढ़ते हैं, ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे एल स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पे एल क्या है यहाँ पे इम्पिडेंस है। तो यहाँ पे 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 14 नंबर प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य मान होता है, यानी क्या कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज। तो देखिए अल्टरनेटिंग करंट का जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यानी वैल्यू होता है वो क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक इक्वेशन आता है आई इक्वल टू आई नॉट यहाँ पे कॉस ओमेगा टी, क्या आता है कॉस ओमेगा टी आता है। तो अब यहाँ पे इसका हमें क्या निकालना है आई पिक निकालना है, यानी आई आर एम एस निकालना है, क्या निकालना है आई आर एम एस, यानी क्या कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इसका निकालना है। तो देखिए इसका जो ये वैल्यू होता है वो क्या हमारा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पिक करंट डिवाइडेड क्या होता है रूट अंडर 2 होता है, क्या होता है यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा पिक करंट, यानी क्या कि जो यहाँ पे पिक करंट आई नॉट बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, एक चुंबक के चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई के बीच कौन सा संबंध सही है। तो देखिए चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई की जो संबंध होता है वो हमारा क्या होता है यहाँ पे, तो एल एम बराबर होता है 5/6 यहाँ पे एल जी होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन किसी में नहीं दिया है। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे क्या कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा एल एम बराबर 5/6 यहाँ पे एल जी आ जाएगा। तो यहाँ पे 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, यदि बी एच यानी बी एच क्या है तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, और यहाँ पे क्या है ये जो यहाँ पे क्या है पार्शियल यहाँ पे नमन कोण हो, तो पृथ्वी और चुंबकीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो देखिए यहाँ पे ये कौन सही है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बी एच, तो बी एच बराबर हमारा क्या होता है बी कॉस थीटा, कॉस थीटा हमारा क्या हो गया तो नमन कोण, इसको हम क्या कहते हैं नमन कोण कहते हैं। तो यहाँ हमारा क्या पूछा है बी एच ना पूछा है, हमारा क्या पूछा है ये बी पूछा है, चुंबकीय क्षेत्र पूछा है, तो ये बी इधर आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा बी बराबर यहाँ पे बी एच बटे यहाँ पे कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे यहाँ क्या है पार्शियल दिया हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा कॉस एच। एच यहाँ पे क्या है हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज घटक में जो यहाँ पे है वो पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 में है चुंबक यानी चुंबकन तीव्रता की इकाई, यानी क्या कि द यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन का जो यूनिट होता है वो हमारा क्या होता है यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट, यानी टोटल मैग्नेटिक मोमेंट अपन यहाँ पे क्या होता है वॉल्यूम, तो उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे तो चुंबकन तीव्रता कहते हैं। तो चुंबकन तीव्रता यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा तो एम्पियर पर मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एम्पियर पर मीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है, क्या हो जाएगा एम्पियर पर मीटर। अगर आपसे पूछ दे यहाँ पे कि क्या ये सदिश है अदिश है, इसकी बीमा क्या होती है, तो देखिए यहाँ पे चुंबकन तीव्रता जो होती है ये एक सदिश राशि होती है, क्या होती है ये एक सदिश राशि होती है, और यहाँ पे इसकी जो बीमा होती है वो क्या होती है यहाँ पे एल इनवर्स ए होती है, ये हो गई इसकी बीमा, और इसकी ये सदिश राशि हो गई, इसकी यूनिट क्या हो गई एम्पियर पर मीटर हो गई, तो ये हो गया इसका चुंबकन तीव्रता की इकाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर चुंबकीय यामोत्तर। चुंबकीय यामोत्तर
किस यहाँ पे होती है, एक बिंदु, एक रेखा, एक क्षैतिज तल या एक ऊर्ध्वाधर तल। तो देखिए यहाँ पे 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही जगह, एक क्षैतिज तल। एक क्षैतिज तल को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे चुंबकीय यमोत्तर कहते हैं। और ये किधर से किधर, तो यहाँ पे नॉर्थ से लेके साउथ को जोड़ने वाली रेखा होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, चुंबकीय यमोत्तर कहते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 19 नंबर, सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है। अब पूछा है यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप है, उसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है। तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप है ना, उसकी जो मैग्नीफाइंग पावर यानी m बराबर क्या होता है हमारा, तो 1 प्लस यहाँ पे d/f हो जाता है। तो ये हमारा हो गया किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा सही। तो हमारा क्या हो जाएगा 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में है। d/f हमारा क्या है, तो ऑप्शन ए में है। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, सामान्य आंख लेंस का फोकस दूरी लगभग होता है। अब देखिए सामान्य आंख है, अब लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है 25 सेंटीमीटर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 25 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है हीरा का क्रांतिक कोण होता है, यानी क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड इज। तो डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो हमारा क्या होता है, 24.41 डिग्री होता है। क्या होता है हमारा 24.41 डिग्री होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। तो यहाँ पे 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है सारा यहाँ पे 100% राइट आंसर बता रहे हैं, साथ में एक्सप्लेनेशन भी बता रहे हैं, ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं कि ये क्वेश्चन गलत है या सही है। साथ में एक्सप्लेनेशन हम इसलिए बता रहे हैं ताकि अगर आपसे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन, इसके आसपास कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उसमें भी आपको आसानी से आ जाना चाहिए उसका आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 22 नंबर देखते हैं। तो 22 नंबर में है दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस होता है। अब यहाँ पे क्या है, दो उत्तल लेंस है, ये सबसे पहले दो उत्तल लेंस है, इसको हम कांटेक्ट में रख दिए। अब हम पूछे कि इस जब दोनों कांटेक्ट में रखे तब बताइए कौन सा लेंस को फॉर्म करेगा। तो ये देखिए सबसे पहले तो ये यानी इसका कौन सा लेंस को फॉर्म करेगा, तो वो उत्तल लेंस को ही फॉर्म करेगा। अब ऐसा क्यों करेगा, तो उसका भी एक रीजन है। इसका एफ जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, यहाँ पे एफ इंटू यहाँ पे F2 बटे यहाँ पे हो जाएगा F2 प्लस यहाँ पे F1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आता है, धनात्मक आता है। और जब धनात्मक आता है तो इसका मतलब क्या कि अभिसारी लेंस, अभिसारी मतलब क्या कि उत्तल लेंस है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तल लेंस, जो कि ऑप्शन ए में है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा। अब क्या है, प्रकाशित तंतु का मूल सिद्धांत क्या है, यानी द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। अब ये ऑप्टिकल फाइबर होता है, इसमें क्या होता है ना कि अगर आप ये जो होता है प्रकाश को थोड़ा सा भी एब्जॉर्ब नहीं करता है, यानी 0.00001% केवल एब्जॉर्ब करता है, बाकी बात 99.99 जो होता है ये सारा प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित कर देता है। तो ये किस सिद्धांत पे काम करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। तो अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन है कि कब यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्तें हैं कि सबसे पहले तो माध्यम जो होना चाहिए वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में चलना चाहिए, यानी कोई जो यानी मीडियम उसका होना चाहिए, पहले सघन मीडियम होना चाहिए उसके बाद विरल मीडियम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि आपतन कोण का जो मान होना चाहिए वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अगर क्रांतिक कोण से कम होगा तब क्या होगा, वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन जब आपतन कोण का मान यहाँ पे क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका क्या देख लिए, शर्त भी देख लिए, और ये किसके कारण होता है, तो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, यानी एक सामान्य मतलब क्या कि कम से कम यहाँ पे देखिए अगर 25 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। अगर 25 सेंटीमीटर से यानी कम लगा है, कम पर आप देख रहे हैं, अगर नहीं दिखाई रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपको क्या हो गया, यहाँ पे दूरदृष्टि हो गया है। यानी क्या कि जब अगर आपको पास की वस्तु नहीं दिखाई पड़े और दूर की वस्तु साफ साफ दिखती है तो उसका मतलब क्या हो गया है कि वो दूरदृष्टि दोष का कारण है।
और यहाँ पे निकट दृष्टि में क्या होता है, तो दूर, यहाँ पे निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु यहाँ पे साफ साफ नहीं दिखाई देती है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना सही है। अब देखिए इंद्रधनुष का निर्माण सबसे पहले कैसे होता है उसके बारे में हम जानते हैं, फिर देखेंगे ये किसके कारण पे होता है, यानी किस घटना पे आधारित है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, वायुमंडल में वर्षा की बूंदे, ये जो वर्षा की बूंदे क्या होती है, या ये जो बादल है इसकी बूंदे छोटे छोटे यहाँ पे कण में होती है। जब उस कण पे क्या होता है, यहाँ पे सूर्य की किरण जब पड़ती है तो वो क्या करता है, यहाँ पे वर्ण विक्षेपण हो जाता है। वर्ण विक्षेपण के कारण क्या होता है, वो इंद्रधनुष का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा डिस्पर्सन, यानी वर्ण विक्षेपण के कारण क्या होता है, तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और कहाँ पे, तो वर्षा की छोटी छोटी बूंदों या बादल के जो कण होती है उस पर सूर्य की किरण पड़ती है तो वहाँ पे क्या होता है, वो वर्ण विक्षेपण होने लगता है। तो यहाँ पे 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी डिस्पर्सन या वर्ण विक्षेपण सही हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 26 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है। अगर अगले वीडियो में बनाएंगे तो उसमें एक्सप्लेन करेंगे या नहीं करेंगे, या तो फिर जिस तरह से इसमें एक्सप्लेन करें उसी तरह से सभी में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अभी तक जो पसंद आया हो तो क्या कीजिए, इसको लाइक जरूर कर दीजिए। तो अब 26 नंबर क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है, यानी किस रंग के लिए कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो यहाँ पे अधिक होता है। तो देखिए वो रंग क्या होता है, यहाँ पे नीला रंग होता है। क्या होता है, नीला रंग होता है। तो नीला रंग का यहाँ पे क्या होता है, अपवर्तनांक अधिक क्यों होता है कांच के लिए, तो इसका अधिक इसलिए होता है क्योंकि इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है ना, वो क्या होता है यहाँ पे कम होता है। तो कम तरंग दैर्घ्य के कारण क्या होता है, इसका अपवर्तनांक अधिक होता है। यहाँ पे अगर आपसे पूछ दे कि सबसे कम किसका यहाँ पे अपवर्तनांक होगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे लाल रंग का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल रंग का। क्यों, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पे रेलवे यार्ड में जो यहाँ पे देता होगा, जो यहाँ पे रेड लाइट जलता रहता है, वो क्या होती है, यहाँ पे दूर से ही दिख जाती है। क्यों, क्योंकि उसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा जिसका तरंग दैर्घ्य होता है उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो यहाँ पे 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है, यानी क्या कि पाथ डिफरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा 2n+1 λ/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति को निम्नलिखित में कौन घटना पुष्टि करता है। अब प्रकाश के जो यहाँ पे क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट होती है, यानी प्रकाश क्या होता है, अगर पूछे आपसे कि प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछ दे कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, तो ट्रांसवर्स होती है। यहाँ पे देख लिए, अब पूछा है कि ये ट्रांसवर्स वेव होती है, लेकिन किसके कारण होती है, तो ये किसके कारण होती है, तो यहाँ पे 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण के कारण। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा, पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण हो जाएगा। अब यहाँ पे 29 नंबर है, अवरोध के किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, विवर्तन कहलाता है, यानी डिफ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन कहलाता है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर, चांदी का कार्यफलन होता है, यानी वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर एज, यानी चांदी का कार्यफलन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्यफलन क्या होता है। तो कार्यफलन का मतलब हो गया कि यदि कोई मेटल हो, जैसे चांदी हो, तो चांदी में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना ऊर्जा लगती है उसको हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं उस पदार्थ का। मान लीजिए इसमें चांदी है, तो चांदी में हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितने ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसको हम क्या कहेंगे, चांदी का कार्यफलन कहेंगे। जो कि यहाँ पे क्या होता है हमारा, जो यहाँ पे होता है हमारा 4.7। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पे कार्यफलन का यहाँ पे मात्रक क्या होता है, तो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम किसको मापते हैं, तो ऊर्जा को मापते हैं। तो यहाँ पे 30 का राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा।
अब 31 नंबर क्वेश्चन है, प्लांक नियतांक का मान होता है, यानी प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है। अब देखिए प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे, उससे पहले देखिए कि ये ई बराबर हमारा क्या होता है, यहाँ पे एच सी बाय लेमडा होता है। तो ये एच, इसी एच को हम क्या कहते हैं, प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। सी हो गया स्पीड ऑफ लाइट, और लेमडा क्या होता है यहाँ पे, ये तरंग दैर्घ्य होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, प्लांक कांस्टेंट। तो इसका जो वैल्यू होता है वो हमारा क्या होता है यहाँ पे 6.6 यहाँ पे 2 गुने 10⁻, यहाँ पे -34 होता है, -34 है। ये क्या होगा, जूल सेकेंड हो गया। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, क्या है 10⁻⁻34। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा। अब यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन, फोटोन का गतिक द्रव्यमान होता है। अब यहाँ पे फोटोन जो है उसका गतिक द्रव्यमान क्या होता है। अब गतिक द्रव्यमान का मतलब क्या है कि जब वो क्या है यहाँ पे मोशन में हो, यानी वो रेस्ट में नहीं हो। तो जब मोशन में रहता है तब तो उसका गतिक द्रव्यमान क्या होता है हमारा एच। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या हो गया 32 का, तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा एच बाय सी लेमडा। क्या हो जाएगा, एच बाय सी लेमडा, जहाँ पे एच हो गया प्लांक कांस्टेंट, सी हो गया और लेमडा यहाँ पे क्या तरंग दैर्घ्य। अब यहाँ पे जहाँ अगर यहाँ से लेमडा बराबर, अगर आप लेमडा बराबर हमारा क्या होता है, तो ये सी बटे म्यू होता है। क्या होता है, सी बटे म्यू। अगर आप यहाँ से लेमडा का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ और ऊपर में क्या आ जाएगा एच म्यू बटे यहाँ पे सी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका भी, ये भी यहाँ पे फॉर्मूला हो गया, और ये भी क्या है यहाँ पे एच बटे सी लेमडा। तो यहाँ पे 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी परावैंगनिक परिसर में है, यानी क्या यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रीजन में है। तो अल्ट्रावायलेट रीजन में कौन सी श्रेणी पड़ती है, लाइमन, बामर, पास्टन या ब्रैकेट। तो देखिए यहाँ पे सभी को हम बताते हैं कौन कौन सी श्रेणी किस यहाँ पे परिसर में पड़ती है। तो सबसे पहले लाइमन है, तो लाइमन श्रेणी जो होती है वो क्या पड़ती है, वही क्या पड़ती है, तो अल्ट्रावायलेट रीजन में पड़ते हैं, यानी क्या कि यहाँ पे परावैंगनिक परिसर में पड़ती है। और दूसरा आता है बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी और ब्रैकेट श्रेणी। तो देखिए यहाँ पे बामर श्रेणी जो है ये, इसको हम क्या कहते हैं, दृश्य भाग कहते हैं। ये भी यहाँ पे कई बार आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जा चुका है कि यहाँ पे कौन सी श्रेणी होती है जो दृश्य होती है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, बामर श्रेणी हो जाएगा। जो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी यहाँ पे क्या होता है दृश्य भाग में, तो हो गया बामर श्रेणी। और यहाँ पे परावैंगनिक परिसर में हो गया लाइमन श्रेणी। बचा कौन, पास्टन और यहाँ पे ब्रैकेट। तो पास्टन और ब्रैकेट श्रेणी क्या होता है, अवरक्त किरणों के लिए होता है। तो यहाँ पे 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा लाइमन श्रेणी। अब 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त नहीं है, यानी रेडियो एक्टिविटी के लिए कौन उपयुक्त नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक घटना हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन है अब वो जब तेजी से चलता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक्स किरणें होती हैं, बीटा किरणें, गामा किरणें, या तो फिर यहाँ पे अल्फा, ये अल्फा किरणें, ये एक्स किरणें, ये बीटा किरणें, ये गामा किरणें। तो देखिए यहाँ पे 35 का राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा एक्स किरणें। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या होती है तेजी से चलती है तो यहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे एक्स किरणें को परफॉर्म करता है। और इसको यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ जैसे एक्स किरणें है तो एक्स किरणों को हम किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जानते हैं, तो यहाँ पे जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट के थ्रू जानते हैं। तो 35 का राइट आंसर हो गया हमारा क्या, ऑप्शन डी से हो गया। तो देखिए अब यहाँ पे टोटल कितना था, 70 क्वेश्चन था, 70 ऑब्जेक्टिव। अभी इस वीडियो हम केवल यहाँ पे 35 ऑब्जेक्टिव में देखेंगे। अब इसका जो दूसरा वीडियो होगा उसमें हम क्या देखेंगे, 36 से 70 तक देखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे बताइए, हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए ये वीडियो कैसा लगा, और यहाँ पे बताइए कि वो दूसरा जो पार्ट है इसका 36 से 70 तक वो कब तक लाया जाए। तो अब हम फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।